नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं दामिनी। इस बुलेटिन में आज बात होगी विधानसभा चुनावों में प्रचार के शोर की। बताएंगे कि बंगाल में वाम मोर्चा के घोषणा पत्र में क्या है खास। जानेंगे कि अचानक क्यों सुर्खियों में आ गया अशोका विश्वविद्यालय। किसानों के आंदोलन में दिन भर क्या रहा खास। और बुलेटिन के आखिर में बात चुनाव के दौरान मतदान की प्रक्रिया में होने वाले बदलाव की। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। पश्चिम बंगाल चुनाव के लिए बीजेपी ने जारी किया घोषणा पत्र। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जारी किया घोषणा पत्र। महिलाओं छात्रों को आर्थिक सहायता देने का ऐलान। कल से भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा का असम दौरा। डिब्रूगढ़, जोरहाट, विश्वनाथ में करेंगे रैली। 23 मार्च को घोषणा पत्र करेंगे जारी। महाराष्ट्र में मची सियासी हलचल। गृह मंत्री के पद से हटाए जा सकते हैं अनिल देशमुख। दिलीप वालसे बन सकते हैं नए गृह मंत्री। उत्तराखंड के सीएम तीरथ सिंह रावत का एक और विवादित बयान। कहा 2 बच्चे पैदा किए इसीलिए मिला कम राशन, 20 किए होते तो मिलता फायदा। सुर्खियों के बाद बात आज की बड़ी खबर की। 27 मार्च को असम और पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों के लिए पहले चरण के लिए वोटिंग होनी है। 25 मार्च को पहले चरण के लिए प्रचार अभियान समाप्त हो जाएगा। प्रचार अभियान के अंतिम दौर में सभी दलों का जोर रैलियों पर दिखाई दे रहा है। असम से पश्चिम बंगाल तक इसका नजारा भी दिखाई दिया। पीएम मोदी दोनों ही राज्यों में पहुंचे तो कांग्रेस महासचिव ने असम में मैदान संभाला। तो प्रचार के दौर के बीच किसने किस पर चलाए सियासी तीर, देखिए ये रिपोर्ट। चुनावों का शोर तेज होता जा रहा है। आसमान में हेलीकॉप्टरों की उड़ान बता रही है कि नेताओं को जल्दी है अधिक से अधिक जगह पहुंचने की। कांग्रेस, बीजेपी, टीएमसी सभी दलों के बड़े नेता ज्यादा से ज्यादा लोगों तक अपनी बात पहुंचाने की कोशिश में हैं। आज रविवार का दिन भी था, इसलिए आज रैलियों पर ज्यादा जोर दिया गया। प्रधानमंत्री मोदी की असम और पश्चिम बंगाल दोनों जगह रैली थी। असम में प्रधानमंत्री ने कांग्रेस के शासन पर सवाल उठाते हुए कहा, कांग्रेस के राज में सवाल था कि असम में कभी शांति आएगी भी क्या। 5 साल पहले एनडीए की सरकार बनी तो असम में शांति और स्थिरता दोनों आई है। प्रधानमंत्री ने असम के विकास और शांति के लिए डबल इंजन सरकार की जरूरत बताई। इसके बाद पश्चिम बंगाल के बांकुड़ा में भी प्रधानमंत्री मोदी ने लोगों से राज्य में डबल इंजन सरकार के लिए वोट मांगे। उन्होंने राज्य की टीएमसी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि बंगाल में हर स्कीम में टीएमसी नेताओं को कमीशन देना होता है। केंद्र की उन योजनाओं को इसलिए बंगाल सरकार ने लागू करने से मना कर दिया जिसमें लोगों तक सीधा फायदा पहुंचता है, चाहे आयुष्मान भारत योजना हो, किसान सम्मान योजना हो या फिर डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। ममता सरकार ने इन्हें राज्य में लागू नहीं किया। प्रधानमंत्री ने जहां डबल इंजन की सरकार के लिए वोट मांगे तो कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी ने बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा। प्रियंका ने असम के जोरहाट में कहा कि क्या प्रधानमंत्री कभी असम के चाय बागानों में गए या किसी महिला वर्कर से मुलाकात की। क्या प्रधानमंत्री को सच में अपने उस वादे को लेकर चिंता नहीं होती जिसमें उन्होंने चाय बागानों के मजदूरों को हर दिन 350 रुपए की मजदूरी दिलाने की बात कही थी। वो वादा आज तक पूरा नहीं हुआ। असम में हम उन्हें मजबूत टक्कर दे रहे हैं और हमें विश्वास भी है। हमारी कोशिश है कि बात विकास पर, लोगों की जरूरत पर और राज्य की संस्कृति को बचाने के मुद्दे पर हो। प्रियंका गांधी ने असम में सत्ता परिवर्तन का आह्वान लोगों से किया। प्रियंका असम में थीं तो बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा भी असम में रैली करने पहुंचे। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बंगाल में चुनावी रैलियां कर रहे थे, जहां उनके निशाने पर ममता बनर्जी के साथ ही उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी भी रहे। वहीं ममता बनर्जी भी बीजेपी को राहत देने के मूड में नहीं दिख रही हैं। कांथी में पार्टी के उम्मीदवार के पक्ष में प्रचार करते हुए ममता के निशाने पर कभी उनके करीबी रहे शुभेंदु अधिकारी आ गए। ममता ने कहा, जब शुभेंदु अधिकारी साल 2014 से बीजेपी के संपर्क में थे तब समझिए कि किस तरह से वो हमें नुकसान पहुंचा रहे थे। मेरी गलती है जो मैं समय पर उन्हें जान नहीं सकी। उन्होंने अधिक धन एकत्र कर लिया और अब उसे बचाने के लिए बीजेपी में चले गए। पश्चिम बंगाल में इस बार टीएमसी और बीजेपी के बीच मुकाबला माना जा रहा है, इसलिए ममता के निशाने पर वामपंथी दलों की जगह बीजेपी बनी हुई है। राजनीतिक दल जनता को लुभाने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं। बड़े बड़े वादे किए जा रहे हैं। चुनावों में सबसे ज्यादा निगाहें पश्चिम बंगाल पर टिकी हैं और पश्चिम बंगाल के लिए आज वामपंथी दलों ने घोषणा पत्र जारी किया। तो वाम दलों के घोषणा पत्र में क्या है खास, देखिए ये रिपोर्ट। बंगाल में चुनावी बिसात पर हर दल जनता को लुभाने के लिए वादे कर रहा है। चुनाव प्रचार भी जोरों पर है। पहले चरण के मतदान से पहले हर सियासी दल घोषणा पत्र को जारी कर जन समर्थन जुटाने की जुगत में है। बंगाल की सत्ता पर काबिज टीएमसी ने एक लंबा चौड़ा घोषणा पत्र जारी कर कई वादे किए। वहीं पिछले 10 साल से सत्ता से दूर लेफ्ट मोर्चे की तरफ से घोषणा पत्र जारी कर कई वादे किए गए।
इन तमाम वादों के साथ ही वाम मोर्चे ने नागरिकता कानून लागू न करने का वादा भी घोषणा पत्र में शामिल किया है। वाम मोर्चा ममता सरकार पर यह आरोप लगाता रहा है कि ममता के सत्ता में आने के बाद से राज्य में कानून व्यवस्था खराब हुई है। लिहाजा वाम मोर्चा ने अपने घोषणा पत्र में ये भी वादा किया कि वाम मोर्चा के सत्ता में आने के बाद राज्य में कानून व्यवस्था को दुरुस्त किया जाएगा। वाम मोर्चा ने घोषणा पत्र जारी करते हुए राज्य में धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को सुरक्षा देने का वादा करते हुए केंद्र की बीजेपी सरकार पर यह आरोप भी लगाया कि बीजेपी ने देश की धर्मनिरपेक्ष छवि को नुकसान पहुंचाया है। वाम दलों ने घोषणा पत्र जारी करते हुए न सिर्फ बीजेपी बल्कि राज्य की टीएमसी सरकार पर भी कई आरोप लगाते हुए कहा कि टीएमसी के शासन में बेरोजगारी बढ़ी है। लिहाजा वाम मोर्चा ने वादा किया है कि सत्ता में आने पर रोजगार और निवेश पर जोर देंगे। 100 दिन के रोजगार कार्यक्रम को ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों तक बढ़ाया जाएगा। काम और मजदूरी को बढ़ाकर 150 दिन किया जाएगा। अब देखना होगा कि वाम दलों के घोषणा पत्र पर जनता मुहर लगाती है या नहीं। अब वाम दलों के वादों पर जनता कितना भरोसा करेगी ये तो 2 मई को ही पता चलेगा। लेकिन अशोका विश्वविद्यालय में जो विवाद शुरू हुआ है उसका समाधान कब होगा ये किसी को समझ नहीं आ रहा। हरियाणा के सोनीपत में स्थित अशोका विश्वविद्यालय की फैकल्टी से राजनीतिक टिप्पणीकार प्रताप भानु मेहता और प्रख्यात अर्थशास्त्री अरविंद सुब्रमण्यम के त्यागपत्र के बाद से ही विश्वविद्यालय सुर्खियों में है। तो क्यों दिया मेहता और सुब्रमण्यम ने त्यागपत्र और क्या सफाई आई विश्वविद्यालय से, देखिए ये रिपोर्ट। राजनीतिक टिप्पणीकार प्रताप भानु मेहता और प्रख्यात अर्थशास्त्री अरविंद सुब्रमण्यम ने जब से हरियाणा के सोनीपत में स्थित अशोका विश्वविद्यालय छोड़ा है तब से सवाल उठने लगे हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि अचानक 2 दिग्गजों ने पद छोड़ दिया। इसकी वजह को लेकर लगातार कयासों का बाजार गरमाया हुआ है। लेकिन आज अशोका विश्वविद्यालय ने एक बड़ा बयान जारी कर दिया और संस्थागत प्रक्रियाओं में खामियों की बात स्वीकार की। साथ ही प्रताप भानु मेहता और अरविंद सुब्रमण्यम के फैकल्टी से त्यागपत्र से जुड़े हाल के घटनाक्रम पर गहरा खेद जताया। दरअसल ये विश्वविद्यालय इस हफ्ते तब विवादों के घेरे में आया जब मेहता ने प्रोफेसर पद से त्यागपत्र दिया। मेहता ने 2 साल पहले विश्वविद्यालय के कुलपति पद को भी छोड़ा था। दावा किया जा रहा है कि मेहता कॉलम लिखते थे जिसमें सरकार की नीतियों पर जमकर कटाक्ष करते थे। मेहता पर सरकार की नीतियों का विरोध न करने का दबाव बनाया जा रहा था, लेकिन उन्होंने इसे स्वीकार नहीं किया और त्यागपत्र दे दिया। सरकार के पूर्व प्रमुख आर्थिक सलाहकार सुब्रमण्यम ने मेहता के साथ एकजुटता दिखाते हुए इसके 2 दिन बाद विश्वविद्यालय से त्यागपत्र दिया था। इसे लेकर आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन ने टिप्पणी करते हुए कहा कि भारत में लोकतंत्र मुश्किल में है। मेहता और सुब्रमण्यम ने सरकार के दबाव को नहीं माना, इसलिए उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। इस बीच छात्र भी विश्वविद्यालय प्रशासन का विरोध कर रहे हैं और उन्होंने 2 दिनों तक कक्षाओं में न जाने का ऐलान किया है। छात्रों के विरोध को देखते हुए मेहता ने छात्रों को एक पत्र लिखा है जिसमें उन्होंने छात्रों से अपनी वापसी के लिए जोर न देने का अनुरोध करते हुए कहा कि जिन परिस्थितियों के चलते उन्होंने त्यागपत्र दिया वो निकट भविष्य में नहीं बदलेंगी। अब प्रताप भानु मेहता का संकेत विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर था या कहीं और, ये कहा नहीं जा सकता। फिलहाल ये विवाद समाप्त होता नहीं दिख रहा है। विश्वविद्यालय के विवाद में केंद्र पर भी सवाल उठ रहे हैं। अब देखना है कि ये समस्या कब तक हल होगी। वैसे ये सवाल किसानों के आंदोलन को लेकर भी बना हुआ है कि उनका आंदोलन कब समाप्त होगा। दिल्ली को घेरे हुए किसानों को 4 महीने होने को आए, लेकिन सरकार के साथ उनकी बातचीत 2 महीने से बंद चल रही है। किसानों ने अब सीधे पीएम के खिलाफ ही मोर्चा खोल दिया है। तो आखिर क्या है अब किसानों की आगे की रणनीति, देखिए रिपोर्ट। देश को अन्न देने वाला अन्नदाता आज खुद सड़क पर है। दिल्ली की सीमाओं को घेरे बैठे किसान सरकार के नए कृषि कानून की मुखालफत करने में लगे हैं। किसानों को दिल्ली की सीमाओं पर बैठे 4 महीने होने को हैं, लेकिन सरकार उनकी इस मांग को सुनने को तैयार ही नहीं है। ऐसे में अब किसानों ने ठान लिया है कि जब तक कानून की वापसी नहीं होगी तब तक किसान घर वापस नहीं लौटेंगे। और इसी कड़ी में अब किसानों ने 26 मार्च को भारत बंद का आह्वान किया है, जिसके लिए भारतीय किसान यूनियन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। भारत बंद को सफल बनाने के लिए किसानों ने सिंघू बॉर्डर पर बैठक की। इस दौरान निर्णय लिया गया कि भारत बंद को सफल बनाने के लिए व्यापारी और ट्रांसपोर्ट संगठनों से भी बातचीत की जाएगी, जिससे कि अधिक से अधिक दुकानदार ट्रांसपोर्टर भी भारत बंद में भाग लें, जिससे सरकार पर ज्यादा प्रभाव पड़े। इसके साथ ही किसानों ने बीजेपी के खिलाफ मोर्चाबंदी करने की तैयारी शुरू कर दी है। ऐसे में किसान पश्चिम बंगाल जाकर बीजेपी को वोट न देने के लिए लोगों से अपील कर रहे हैं। इतना ही नहीं, किसानों ने बीजेपी को घेरने की लंबी तैयारी की है, जिसके चलते अब यूपी के पंचायत चुनाव में कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन स्थल पर किसानों की उपस्थिति बनाए रखने के लिए
भारतीय किसान यूनियन ने नई रणनीति बनाई है। अप्रैल और मई महीने में यूपी गेट पर आंदोलन की कमान उत्तराखंड और राजस्थान के किसानों के हाथ में होगी। वहीं पदाधिकारियों ने गांव कस्बों के किसानों को जोड़ने के लिए ब्लॉक स्तर पर 5-5 कर्मठ किसानों की टीम बनाकर जिम्मेदारी देनी शुरू कर दी है। साथ ही उत्तराखंड में भारतीय किसान यूनियन ने किसानों से संपर्क भी तेज कर दिया है। वहीं यूपी गेट पर 23 मार्च को आंदोलन की जिम्मेदारी युवा किसान संभालेंगे। शाम के समय युवा और बुजुर्ग मिलकर स्वाभिमान मार्च निकालेंगे, जिसमें 2,500 से 3,000 किसानों के शामिल होने की उम्मीद जताई जा रही है। अब किसानों की इन रणनीतियों के साथ केंद्र सरकार जहां चौतरफा घिरी हुई है, तो वहीं अलग अलग राज्यों में चल रही बीजेपी की सरकार पर भी इसका प्रभाव पड़ना तय है। जिसके बाद अब सरकार बैकफुट पर आती है या अपने अड़ियल रुख पर कायम रहती है, ये तो समय आने पर ही पता चलेगा। बीजेपी किसानों के आंदोलन के चलते पहले ही घिरी हुई है, तो वहीं अब कर्नाटक की बीजेपी सरकार पर भी मुसीबत बढ़ती जा रही है। मंत्रिमंडल विस्तार के बाद से ही येदियुरप्पा सरकार सवालों में है। एक के बाद एक नेता सीएम के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, उन्हें बदलने की मांग कर रहे हैं, जिसके बाद सूबे की सियासत गर्मा गई है। माना जा रहा है कि कर्नाटक में भी उत्तराखंड जैसी स्थिति आ सकती है। तो किस नेता ने खोला मोर्चा, देखिए इस रिपोर्ट में। बीजेपी ने हाल ही में उत्तराखंड में मुख्यमंत्री बदला है। त्रिवेंद्र सिंह रावत की जगह पार्टी ने तीरथ सिंह रावत को उत्तराखंड का सीएम बनाया है। उत्तराखंड के बाद अब दक्षिण के राज्य कर्नाटक में भी सीएम बदलने की मांग उठने लगी है। त्रिवेंद्र सिंह की तरह बीएस येदियुरप्पा की भी कुर्सी खिसकती नजर आ रही है। कर्नाटक के बीजेपी विधायक बसनगौड़ा यत्नाल ने कहा कि मुख्यमंत्री 100% बदला जाना चाहिए। हमें सीएम के साथ चुनाव में नहीं जा सकते। इस बात से जनरल सेक्रेटरी भी अवगत होंगे। इतना ही नहीं, बीजेपी विधायक ने कहा कि अगर पार्टी यहां सरवाइव करना चाहती है तो मुख्यमंत्री को बदलना होगा। ये कोई पहला मौका नहीं है जब विधायक ने अपने ही मुख्यमंत्री के खिलाफ मोर्चा खोला हो। इससे पहले भी इस साल जनवरी में बासनगौड़ा पाटिल यत्नाल ने कहा था कि अप्रैल के बाद कर्नाटक को नया मुख्यमंत्री मिलेगा। उन्होंने ये भी कहा था कि राज्य का अगला मुख्यमंत्री उत्तरी भाग से होगा। मुझे यहाँ हाथ फैलाकर मंत्री पद नहीं मांगना पड़ेगा। मैंने कहा है कि हमारा अपना व्यक्ति आएगा जो उन्हें मंत्री का पद दे सकता है। दरअसल बीजेपी विधायक की ये नाराजगी मंत्रिमंडल विस्तार के बाद से बढ़ी है। कैबिनेट में पद न दिए जाने के बाद वो इस कदर खफा हुए कि सीएम बदलने की मांग तक कर डाली। यही वजह है कि पिछले महीने बासनगौड़ा पाटिल दिल्ली के दौरे पर आए थे। ऐसी खबरें थी कि उन्हें मुख्यमंत्री के खिलाफ लगातार बयानबाजी के चलते पार्टी के हाईकमान ने तलब किया है। पाटिल को कारण बताओ नोटिस भी भेजा गया था। हाईकमान की सख्ती के बाद भी विरोध कम नहीं हो रहा है। अब माना जा रहा है कि इस बढ़ती नाराजगी के चलते सीएम का चेहरा बदला जा सकता है। कर्नाटक की बीजेपी सरकार में जहां सीएम के चेहरे को लेकर घमासान मचा हुआ है, तो वहीं आरबीआई की एक रिपोर्ट से बीजेपी के नेतृत्व में चल रही सरकार पर सवाल खड़े कर दिए हैं। पिछले साल की शुरुआत में ही स्वास्थ्य मुसीबत ने देश में दस्तक दे दी थी, जिसके बाद से जनता की एक के बाद एक परेशानी बढ़ती चली गई। देश की आम जनता की आमदनी और खर्च पर किस तरह का असर पड़ा है, इसको लेकर अब धीरे धीरे आंकड़े आने शुरू हो गए हैं। तो क्या कहते हैं आंकड़े, देखिए ये रिपोर्ट। स्वास्थ्य मुसीबत के बाद से देश के जो हालात हैं, उससे हर वर्ग की जनता परेशान है। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए दिन ऐसे दावे करते हैं कि देश के हालात सामान्य हैं, लेकिन इन दिनों एक के बाद एक जो आंकड़े आ रहे हैं, उससे ये साफ झलक रहा है कि प्रधानमंत्री देश की जनता से झूठ बोल रहे हैं। दरअसल भारतीय रिजर्व बैंक ने शुक्रवार को एक आंकड़ा जारी करते हुए बताया कि जुलाई सितंबर 2020-21 तिमाही में घरों में बचत की दर ठीक पिछली तिमाही की 21% से घटकर 10.4% पर आ गई है। वहीं जीडीपी के मुकाबले घरेलू कर्ज की दर 35.4% से बढ़कर 37.1% हो गई है। अब ये आंकड़े बताते हैं कि स्वास्थ्य मुसीबत के दौरान लोगों की बचत क्षमता घटी है और उन पर कर्ज का बोझ बढ़ा है। इतना ही नहीं, इस दौरान लोगों के सामने सोना या स्वर्ण आभूषण गिरवी रखकर कर्ज लेने के हालात पैदा हो गए हैं। आरबीआई के मुताबिक जनवरी 2021 में सोने के बदले कर्ज लेने में 132% का भारी इजाफा हुआ है। जनवरी 2020 में सोने के बदले कर्ज लेने की दर 20% थी। पूर्ण तौर पर बैंकिंग कर्ज वितरण की रफ्तार फरवरी 2021 में महज 6.6% रही है। अब इन आंकड़ों से साफ जाहिर होता है कि केंद्र सरकार की ओर से जल्दबाजी में लिया गया फैसला जनता पर कितना भारी पड़ा है। वहीं बीते दिन हाल ही में वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में दुनिया में सबसे खुशहाल 149 देशों की सूची में भारत को 139वें स्थान में रखा है। अब इन सब से साफ जाहिर होता है कि देश के हालात सामान्य नहीं है, लेकिन पीएम मोदी की ओर से देश के सामान्य हालात के दावे झूठे साबित हो रहे हैं और साथ ही देश की जनता की यह स्थिति सरकार की नीति पर भी सवाल उठा रही है।
अब इन सब के बाद ये सवाल उठता है कि आखिर देश की जनता के लिए कब सही कदम उठाएगी सरकार। और बुलेटिन के आखिर में बात जल्द भारत में शुरू होने वाली रिमोट वोटिंग की। यदि कोई मतदाता किसी कारण से पोलिंग बूथ पर नहीं पहुंच पाता है तो वो रिमोट वोटिंग के विकल्प का इस्तेमाल करके अपने मत का प्रयोग कर सकता है। जी हां, रिमोट वोटिंग 2024 के आम चुनाव तक भारत में शुरू हो सकती है। भारत का निर्वाचन आयोग देश की कई तकनीकी संस्थाओं के साथ मिलकर रिमोट वोटिंग के प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है। तो क्या है ये रिमोट वोटिंग, इससे मतदाताओं को क्या होगा फायदा, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। भारतीय चुनाव प्रक्रिया में जल्द ही एक बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है। चुनाव आयोग 2024 के लोकसभा चुनाव में रिमोट वोटिंग की शुरुआत कर सकता है। यानी अगर कोई मतदाता किसी कारण पोलिंग बूथ पर मतदान करने नहीं जा पा रहा है तो वो रिमोट वोटिंग के जरिए अपने मत का प्रयोग कर सकता है। मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा ने कहा कि आईआईटी मद्रास समेत अन्य प्रतिष्ठित प्रौद्योगिकी संस्थानों के साथ मिलकर रिमोट वोटिंग मतदान की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए तेजी से काम हो रहा है। सुनील अरोड़ा ने साथ ही कहा कि आयोग निष्पक्ष और विश्वसनीय चुनाव कराने के लिए इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है। मुख्य चुनाव आयुक्त ने बताया कि तकनीकी विशेषज्ञों की टीम इस साल की शुरुआत से ही रिमोट वोटिंग प्रोजेक्ट पर काम कर रही है। इस प्रोजेक्ट का डेमो परीक्षण आने वाले 2-3 महीनों में किया जा सकता है। प्रोजेक्ट में ब्लॉकचेन तकनीक शामिल होगी। मतदाताओं को इस सुविधा का उपयोग करने के लिए पूर्व निर्धारित अवधि के दौरान एक बताए गए स्थान पर पहुंचना होता है। मौजूदा समय में विदेशों में रहने वाले भारतीय उस निर्वाचन क्षेत्र में मतदान कर सकते हैं जिसमें उनका वो आवास है जिसका जिक्र पासपोर्ट में किया गया है। आयोग जल्द ही अलग अलग विकल्पों पर विचार करने के बाद रिमोट वोटिंग के मॉडल को अंतिम रूप देने से पहले राजनीतिक दलों से भी पूरी तरह से सलाह मशविरा करने के बाद ही इसे अमली जामा पहनाएगा। और दिन भर की बड़ी खबरों में मेरे साथ इतना ही। देखते रहिए DV लाइव। नमस्कार।